सभागार में उपस्थित सभी दिव्य विभूतियों को, उनके तप को, उनके अध्ययन को, उनके मनन को, उनकी श्रवण क्षमता को साधुवाद देता हुआ मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित व्यक्तियों को और विशेष रूप से त्रिलोक झा जी को, अरुण बंसल जी को, उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं कि इतना सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया है। दर्शन भी सुंदर है, रूप भी सुंदर है और ज्ञान भी अद्भुत है। इन सब की त्रिवेणी को नमन करता हुआ मैं अपनी वाणी को एक उस आध्यात्मिक स्वरूप की ओर ले चलता हूं। मेरा भी मन कर रहा है मैं कुछ चलो योगों पर ही बात करूं। एक में एक जोड़े तो दो हो जाते हैं। एक यानी तुम और एक भीतर आत्मा। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो तो दिव्य योग हो जाता है। शरीर के साथ उत्तम स्वास्थ्य हो तो स्वास्थ्य योग हो जाता है। ये मन अगर भक्ति की ओर प्रवाहित होने लगे तो भक्ति का योग हो जाता है। और यदि मन वचन कर्म से हम अपने उद्देश्य के प्रति जागृत हों तो संकल्प योग हो जाता है। ज्योतिष में पराशर ऋषि कहते हैं केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का योग हो तो राजयोग हो जाता है। राजयोग तो बहुत प्रकार के हैं और कौन कौन से योगों का क्या क्या ऐश्वर्य है। पराशर ऋषि कहते हैं केंद्र में लगन से बलवान चतुर, चतुर से बलवान सप्तम और सप्तम से बलवान दशम होता है। तो दशम केंद्र में दशम सिरमौर है, हिमालय है। त्रिकोण में पंचम और पंचम से पंचम नवम, नवम भाव वो भी अद्भुत ऐश्वर्य है। तो केंद्र में दशम और त्रिकोण में नवम, ये दो शीर्ष स्थल हैं। ऐसा समझे जैसे दो सहस्त्रसार, मूलाधार से सहस्त्रसार की अगर यात्रा हो तो केंद्र में दशम और त्रिकोण में नवम, इनको लक्ष्मी विष्णु योग भी कहा जाता है। अब जब योगों की चर्चा हो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, ये योग का बल तभी मिलता है यदि लग्नेश बलवान हो, क्योंकि लग्नेश केंद्र का भी प्रारंभ है और त्रिकोण का भी प्रारंभ है। लगन यानी शरीर, लगन यानी तुम, लगन यानी तुम्हारा स्वभाव, लगन यानी तुम्हारी आयु, लगन यानी यश कीर्ति, लगन यानी धर्म अर्थ का मोक्ष में धर्म का प्रथम पड़ाव। यात्रा कितनी ही लंबी हो, शुरुआत तो प्रथम कदम से ही होती है। और यदि प्रथम कदम सही हो जाए तो मुक्ति के मार्ग की ओर जाना फिर इसे कौन रोक सकता है। ऐसे ही त्रिकभाव में भी छठे से बलवान आठवां, आठवें से बलवान बारहवां, ये सब श्रेष्ठ हैं। ऐसी उपचय भावों में, त्रिखड़ाय भावों में तीसरे से बलवान छठा, छठे से बलवान दसवां, दसवें से बलवान 11वां। ये सूत्र है राजयोगों का। अब जैसे पंचम और चतुर्थ का राजयोग हो तो इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का है और पंचम भाव जनता का प्यार, जनता का धन, जनता का विश्वास। और ये तो लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र में अगर जनता तुम पर विश्वास करे,
लोकतंत्र में अगर जनता तुम्हारे कथन और चरित्र के अंदर तुम्हें श्रेष्ठ पाए, आचार्य तो कहते ही उसे हैं जिसके आचरण में शुद्धता हो, जिसके आचरण में श्रेष्ठता हो। ऋग्वेद कहता है आचरण यदि शुद्ध हो तो सत्व की शुद्धि हो जाती है। आचार शुद्ध हो, आचरण शुद्ध हो तो सत्व शुद्धि, तो सत्व की प्राप्ति होती है। चतुर्थ भाव तुम्हारे मन का, तुम मन से कैसा सोचते हो, तुम्हारे चतुर्थ भाव पे कौन से ग्रहों के प्रभाव हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव हैं, तो तुम्हारा मन शुभत्व की ओर चलता है। पंचम भाव संकल्पों का है, पंचम भाव पूर्व जन्मों के कर्मों का है। तो चतुर्थ और पंचम का मिलन, केंद्र और लक्ष्मी का योग, इसलिए दिव्य योग बनता है कि जनता में लोकप्रिय होके आते हैं। कैकेयी राम को बहुत प्रेम करती थी, पर वो ये नहीं चाहती थी कि मेरा राम सिर्फ राजतंत्र में रह के, राजाओं के बीच में रह के, राजाओं की कल्पोल कथाओं के बीच में रह के साधारण व्यक्ति बने। वो चाहती थी ये जनता में जाए, जनता के दुख दर्द देखे, ये देखे जनजातियों के दर्द, ये देखे आदिवासियों के दर्द, ये देखे पीड़ितों के दर्द, ये देखे दलितों के दर्द। तो चतुर्थ भाव जनता का और पंचम भाव जनता से मिला विश्वास और तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि, तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि। लो एक योग को सुन लो। अक्सर हम दूसरों से प्रभावित होते हैं। इफ शनि पंचम में हो, पंचम पे अगर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव हो, तो ध्यान से समझें, अगर पंचम भाव पे जागृत ग्रहों का, शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो तुम निर्णय लेने में समर्थ नहीं होते, तुम गलत निर्णय लेते हो। और आज इतिहास हमारा गलत लोगों के निर्णय के कारण उपेक्षित रहा। हमारा सनातन धर्म इसलिए नीचे रहा, हम गुलाम इसलिए रहे कि हमारे पे राज किसी और ने किया, हमारे मस्तिष्क पे राज कोई और करता रहा, हम अपने को जान ही ना सके। तो पंचम भाव पे सूक्ष्म ग्रहों की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, बुध की दृष्टि, मंगल की दृष्टि तुम्हें स्वावलंबी बनाती है, तुम्हें निर्णय लेने की क्षमता देती है। बेशक तुम्हें 10 लोग गलत भटकाएं, लेकिन निर्णय तो तुम ही लोगे। और रिमेंबर, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हारी सूक्ष्म प्रज्ञा तुम्हारे काम आएगी। तो चतुर्थ और पंचम पर शुभ प्रभाव हो, यह पहला राजयोग। पराशर ऋषि कहते हैं तुम निर्णय सही ले सकते हो। चूक गए भीष्म पितामह, नहीं समझा सके दुर्योधन को। सोचो उसका पिता कितना नपुंसक और अशक्त रहा होगा, वो अपने पुत्र को आदेश नहीं दे सका। द्रोणाचार्य नहीं कह सके तू गलत है, भीष्म पितामह नहीं कह सके तू गलत है, उसे रोक देते, महाभारत नहीं होता। हम बहुत प्यारे प्यारे योद्धाओं को खो चुके हैं। पंचम भाव, अगर तुम्हारा गुरु, अगर तुम्हारा पिता, अगर तुम्हारा संरक्षक पंचम भाव में नपुंसक है तो वो सही निर्णय नहीं ले सकता। तुम्हारा राजा, तुम्हारा प्रधानमंत्री, तुम्हारा न्यायाधीश, उसका पंचम भाव जागृत होना चाहिए, उस पर गुरु की दृष्टि हो। पंचम भाव की डिग्री 0 से 6 और 24 से 30 नहीं होनी चाहिए, वो युवा होना चाहिए, उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। अगर ये पहला पड़ाव पार कर लिया तो हम तुम्हें नवम और दशम में ले चलते हैं। ये दूसरा पड़ाव है, नवम और दशम। नवम भाव भाग्य का है, नवम भाव बहुत कीमती है। पूर्व जन्मों से संचित कर्मों के क्या शुभाशुभ लेके आए हो, तो नवम भाव बताएगा। और दशम भाव तुम्हारे किए हुए कर्मों की व्याख्या करेगा। तुम इस जन्मों में कैसे कर्म करते हो। तो सुनो एक और सूत्र,
अगर दशम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तुम्हारे कर्म शुभ होते हैं। दशम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो, तुम निर्णय लेते हो, तुम आदेश देते हो, तुम विधि विधान से चलते हो, तुम धर्म की रक्षा करते हो, तुम्हारे हाथ में धर्म ध्वज आता है। ऐसे ही कोई धर्म गुरु नहीं बन जाता। लगन में गुरु होना चाहिए, दशम में गुरु होना चाहिए, और गुरु को जो बल मिलता है वो लगन में मिलता है। बुध और गुरु को तो लगन में ही बल मिलता है। सूर्य और मंगल को दशम भाव में बल मिलता है। दक्षिण दिशा में मंगल और सूर्य बलवान है, और अर्धरात्रि में चंद्रमा और शुक्र का बल बलवान होता है चतुर्थ भाव में, और सप्तम भाव में सिर्फ शनि का बल बलवान है। तो ध्यान से समझें, चतुर्थ और नवम सिद्ध करने के बाद तुम्हें नवम दशम सिद्ध करना पड़ेगा। नवम तुम्हारे पूर्व जन्मों का भाग्य है, और दशम तुम्हारा इस जन्म में किया हुआ कर्म, जिससे तुम्हारा भाग्य छठा भाव बनेगा। और सुनो क्या कह दिया, ध्यान से सुनो। दशम का नवम छठा भाव है। फ्रॉम 10th द 6th हाउस इज द 9th फ्रॉम द 10th। तुम्हारे कर्म क्षेत्र का नवम छठा भाव है। अगर छठे भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, छठे भाव तेजस्वी है, तो तुम्हारा वर्तमान जन्म के कर्म श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उस कर्म का फल नवम में इकट्ठा हो रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो छठा भाव है, उससे उसका जो चतुर्थ है वो भाग्य है। नवम दशम में योग बड़े कीमती होते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी देखे जाते हैं। अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन दशम और नवम की अद्वितीयता सुनते जाओ। दशम भाव में सूर्य बली है। सूर्य वंश दशम भाव में जागृत होता है, चंद्र वंश चतुर्थ भाव में जागृत होता है। नवम और दशम का क्या रहस्य है? अगर लगन से 12वां भाव लगन की हानि है, अगर लगन से 12वां भाव लगन की हानि है, तो नवम से 12वां भाव अष्टम भाव धर्म की हानि है। किसकी हानि है? धर्म की हानि है। और धर्म हानि से क्या होता है? नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जहां धर्म है वहां विजय है, जहां धर्म है वहां जय है, जहां धर्म है वहां महाभारत है। महाभारत पुराण का नाम है जय, जय उदीरेत, उसका नाम जय है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि प्रदान करता है। तो इफ द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस, देखिए राजयोग, इफ द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस गोज टू द 10th हाउस, पराशर ऋषि कहते हैं ये राजयोग हो गया, भाग्य का स्वामी कर्म में आ गया। तो जो हम कर्म करेंगे उसमें भाग्य हमारा साथ देगा। लेकिन कहते हैं इससे बढ़िया एक और योग है, अगर नवम का स्वामी दशम में हो और दशम का स्वामी नवम में हो, इफ दे आर एक्सचेंजिंग देयर हाउसेस, दिस इज द ग्रेटर योग देन द फर्स्ट। ये दूसरे से महान है। और फिर एक और बात कह देते हैं, यदि नवम भाव का स्वामी लगन में आ जाए, ये और भी बलवान योग है, ये और भी बलवान योग है। और यदि लगन का स्वामी पंचम में, पंचम का स्वामी नवम में, तो पराशर कहते हैं ये महान यशस्वी सम्राट पैदा हुआ है, ये श्रेष्ठतम योग है। और यदि ये शुभ ग्रहों का योग हो तो और अद्भुत योग है, ये राजयोगों का ऐश्वर्य है। लेकिन इसमें एक बात और भी समझनी चाहिए, वो मैं थोड़ा सा बोलूंगा। अब मान लीजिए मिथुन लगन हो, तो शनि भाग्य का भी स्वामी है, अष्टम भाव का भी स्वामी है, कंफ्यूजन हो जाता है। शनि का क्या करें, शुभ है कि अशुभ? अष्टम भाव दरिद्रता का, अष्टम भाव अकाल का, अष्टम भाव रिसर्च का भी है, अष्टम भाव पताल का भी है, अष्टम भाव धर्म की हानि भी है, अष्टम भाव धर्म की मृत्यु भी है।
तो मिथुन लगन में शनि शुभ है या अशुभ? कैसे निर्णय करेंगे? मेष लगन में शनि दशम का भी स्वामी है, 11वें का भी स्वामी है। अब दशम का स्वामी होगा तो शनि शुभ है। काल पुरुष की कुंडली में शनि की मकर राशि दशम भाव में है, लेकिन एकादश भाव पापी है, वहां का स्वामी होकर यह शनि अपनी शुभता खो बैठता है। ऐसा ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं। लेकिन मेष लगन की कुंडली में एक चमत्कार भी है। माना दशम और एकादश भाव के स्वामी, दशम बहुत शुभ और एकादश भाव का स्वामी उतना ही अशुभ, लेकिन पंचम में जहां पर सिंह राशि पड़ी हुई है, अगर भाग्य का स्वामी गुरु और उधर, ध्यान से समझे, अगर यहां पर पंचम भाव का स्वामी सूर्य, पंचम का स्वामी सूर्य और गुरु का मेल हो जाए तो ये बहुत बड़ा राजयोग है। नहीं हुआ, नवम दशम का राजयोग अच्छा नहीं बना, क्योंकि शनि 11वें का भी स्वामी है, तो उसका प्रभाव थोड़ा कम हुआ। लेकिन वेताल शास्त्री नामक एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, तो फिर राजयोग का बलि क्या हुआ? अगर किसी को फांसी की सजा हो गई और राष्ट्रपति के पास एप्लीकेशन आई और क्षमा करने का उस पर अधिकार ही नहीं है, तो राष्ट्रपति किस बात का हुआ? तो वो ये कहते हैं कि बेशक 11वें भाव का स्वामी होके शनि कष्ट देगा, लेकिन कष्ट कैसे देगा? वो कहते हैं संघर्ष कराएगा, मेहनत कराएगा, घाट घाट का पानी पिलवाएगा, हो सकता है चाय पिलवाता हो सकता है झाड़ू लगवाता हो, और फिर धीरे धीरे देश का प्रधानमंत्री बन जाता हो। ये योग है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। अगर दशम और एकादश भाव का स्वामी, दशम का शुभ और एकादश का शुभ हो, लेकिन नवम दशम का संबंध हो, राजयोग है, हाँ मेहनत से मिलेगा, राम जैसे मिलेगा, जंगलों में जाना पड़ेगा, सीता भी चोरी होगी, शत्रुओं का सफाया करना पड़ेगा, गुरुओं से मिलना पड़ेगा, तुम्हें एक एक सदगुरु के पास जाना होगा, तभी तो तुम खिलोगे पूरे। और सही कहा था शैलेंद्र जी ने, किताबों से ज्ञान कहां से लाओगे? ज्ञान तो गुरु की वाणी से, सप्त ऋषि स्वयं आके उनके कंठ से बोलते हैं। यूं तो बहुत सारे राजयोग हैं, जैसे मैंने बताया चतुर्थ पंचम का राजयोग, ये चतुर्थेश केंद्र में हो और पंचमेश साथ हो तो राजयोग, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो तो राजयोग, नवम का स्वामी केंद्र में हो 1 4 7 10 कहीं हो, और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में 5वें में हो 9वें में हो, राजयोग। अच्छा, ये प्राप्ति कब होगी? गुरुजी राजयोग तो बता दिया, प्राप्ति कब होगी ये तो नहीं बताया। जब उस दशा महादशा आएगी, रिमेंबर, जब दशा महादशा इन राजयोगों की आएगी, चाहे वो लग्नेश की आए, चाहे चतुर्थेश की आए, चाहे सप्तमेश की आए या दशमेश की आए, चाहे पंचमेश की आए, चाहे नवमेश की आए, महादशा केंद्र की हो, अंतरदशा त्रिकोण की हो, तुम्हें सुखों की प्राप्ति होगी। अच्छा, कौन से सुख मिलेंगे? जिस भाव में वो योग बन रहा होगा, उस भाव के संबंधी से योग बनेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चतुर्थ पंचम का योग बना है तो बुद्धि तुम्हारी जनता के बीच में जाओ, अच्छे कर्म करो, जनता तुमको स्वयं सराहे और एक दिन तुम्हें गद्दी पे बैठा दे। आज भारतवर्ष बदल रहा है। आज भारतवर्ष में हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। जो अपराधी हैं उन्हें दंडित किया जा रहा है और जो ईमानदार है उन्हें आगे लाया जा रहा है। बेशक इसके अंदर बहुत सारी बातें दूसरी भी होती हैं, लेकिन उद्देश्य एक होना चाहिए। चतुर्थ पंचम से नवम दशम श्रेष्ठ है, और जब ये नवम दशम का योग लग्नेश के साथ बनता है तो और भी सुपर डुपर योग है। अच्छा, आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कुंभ लगन है और शनि इस वक्त कुंभ में है, लेकिन उसकी एक राशि मकर दशम में है, तो दशम से चिंतित मत हो, क्योंकि शनि दशम
सॉरी, एक राशि 12वें घर में, कुंभ लगन हो तो मकर राशि 12वें घर में है और उसकी कुंभ राशि जो है वो लगन में है। अब शनि इस वक्त लगन में है, केंद्र में है, मूल त्रिकोण में है, और अगर इस शनि को कहीं गुरु का एस्पेक्ट मिल जाए, कहीं शुक्र का एस्पेक्ट मिल जाए, कहीं बुध का एस्पेक्ट मिल जाए, या संबंध विकसित हो जाए, संबंध विकसित हो जाए, तो भी राजयोग होते हैं। 12वें भाव की चिंता मत करना, अरे शनि 12वें का फल देगा ही नहीं। वो कैसे? कोई भी राशि जिसकी दूसरी राशि, चाहे वो द्वितीय भाव में हो, चाहे वो 12वें भाव में हो, वो दूसरे और 12वें का फलित नहीं करती, वो अपनी इतर राशि, उसकी दूसरी राशि जहां पड़ी होगी वहां का फलित करती है। अरे तालियां तो बजाओ, कितनी कीमती बात बताई है तुमने, कंफ्यूज हो जाते तुम, नहीं बजानी चाहिए। अब माना तुम भी बहुत बड़े जोशी हो साथ में, पर अच्छी बात पे तो अच्छी बात करनी चाहिए। कुंभ लगन में शनि मकर का फल नहीं करेगा, कुंभ का ही करेगा। और अगर कभी परेशान हो जाओ, अब दूसरी राशि, अब मान लो धनु राशि दूसरे घर में हो, वृश्चिक लगन में हो, मार्केश है वो, तो देखो मीन राशि कहां पड़ी है, तो गुरु फल यहां मीन का करेगा, दूसरे का नहीं करेगा। पराशर ऋषि कहते हैं दूसरे और 12वें भाव की राशियां अगर 2 राशियां हो तो वो अपनी इतर दूसरी राशि का फलित करते हैं। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? आप बड़े आराम से प्रेडिक्शन करिए। और अगर ये तय करना हो, अगर ये तय करना हो कि तीसरे भाव में धनु राशि है, छठे भाव में मीन राशि है, तुला लगन, और गुरु की दशा आ गई, तो बताओ पहले फलित तीसरे का होगा कि छठे का होगा? बताओ कोई तुम में से। खड़े होइए भाई, खड़े हो जाओ बेटा, तालियां बजाओ इनके लिए। क्यों? इससे भी अच्छी बात कही आपने, फलित इसलिए तीसरे का करेगा क्योंकि लगन से पहली राशि 9 पड़ रही है। अब बजाओ तालियां, यह है सूत्र। लगन से गिनने पर जो राशि पहले आए, पहले उसका फलित, फिर दूसरी राशि का फलित होगा। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट भविष्य कथन Monday to Saturday 11 AM to 6 PM BE 279 Street number 6 Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.